तो मैं आपको स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में बता रहा था, तो जिसमें मैंने आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में सबसे पहले बताया। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का न्यूमेरिक कोफिशिएंट होता है, उस न्यूमेरिक कोफिशिएंट को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। डिफिनीशन है, इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन the numeric coefficient of reactant and product involved is called stoichiometric coefficient। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंसीडर करें तो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में कंबाइन करते हैं वो हमेशा अपने स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो के टर्म्स में कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को, इस स्टेटमेंट को आप लिख लो। In a chemical reaction, reactants and products. In a chemical reaction, reactants and products always combine. In a chemical reaction, reactants and products always combine in their stoichiometric molar ratio. In their stoichiometric मोलर रेशियो। अब यहां पे एक बात और इंपॉर्टेंट है, लिखो, इफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड, if reactants and products involved are present in gaseous phase, are present in gaseous phase, are present in gaseous phase, then they also combine, in their stoichiometric volume ratio, as well as in their stoichiometric volume ratio, as well as in their stoichiometric pressure ratio, in their stoichiometric pressure ratio। अब जरा देखना, इसी एग्जांपल से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। यहां पे आप देखो, हाइड्रोजन नेचर में गैसियस फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में मिलता है, और HCl भी नेचर में गैसियस फॉर्म में मिलता है। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल क्लोरीन से कंप्लीटली रिएक्ट करके, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन से कंप्लीटली रिएक्ट करके 2 मोल HCl का प्रोड्यूस करेगा। 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करके 2 मोल HCl का प्रोड्यूस करेगा। मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के टर्म्स में बात कर रहा हूं। ठीक है, अब जरा देखो, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि 1 लीटर हाइड्रोजन, ध्यान देना, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है और HCl भी गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है। ये गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी पॉसिबल है। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को याद करो तो आपको बात समझ में आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 लीटर हाइड्रोजन combines with 1 liter of chlorine to give 2 liter of HCl। ये हम बोल सकते हैं, 1 liter of hydrogen combines with 1 liter of chlorine to give 2 liter of HCl। और एक बात और बोली जा रही है यहाँ पे कि प्रेशर के टर्म्स में भी स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन पॉसिबल है। तो जरा देखो, प्रेशर के टर्म्स में अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्या होगा?
हम ये बोल सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन combines with 1 atmosphere pressure of chlorine to give 2 atmosphere pressure of HCl. अगर एक कंटेनर के अंदर पहले हाइड्रोजन गैस को फिल करें जिसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, फिर उसी कंटेनर में क्लोरीन गैस को फिल करें, उसका भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो जो HCl प्रोड्यूस होगा दोनों के कॉम्बिनेशन से, अगर रिएक्शन कंप्लीट होती है तो HCl का जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो 2 एटमॉस्फेयर होगा। लेकिन ये कंपैरिजन ध्यान देना सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के केस में ही पॉसिबल होगा। ये वाला जो आप दो रिजल्ट लिख रहे हो, वॉल्यूम और प्रेशर वाला, ये सिर्फ गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। आप नोट में इस बात को लिख लेना, स्पेशली नोट में लिखो स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन in terms of volume, stoichiometric comparison in terms of volume, stoichiometric comparison in terms of volume as well as pressure is not possible. Good evening, Gurjas. Stoichiometric calculation in terms of volume as well as pressure, stoichiometric calculation in terms of volume as well as pressure is not possible if reactants and products involved are present in liquid and solid phase. अगर ये गैसियस फेज में प्रेजेंट है तभी हम यहाँ पे कंपैरिजन वॉल्यूम के टर्म्स में या कंपैरिजन प्रेशर के टर्म्स में कर पाएंगे। ये बात सबको समझ में आई है या नहीं? ये जो बात मैंने बताया ये आपको क्लियर हुआ या नहीं? फर्दर एक्सप्लेन करो इसको। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, थोड़ा सा लोगों को ज्वाइन करने में आज दिक्कत हुई है, तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को। मैंने एक रिएक्शन को कंसीडर किया है बेटा, हाँ ठीक है, मैंने एक रिएक्शन को कंसीडर किया है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स 2HCl। यहाँ पे हाइड्रोजन भी नेचर में गैसेस फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन भी नेचर में गैसेस फॉर्म में मिलता है, HCl भी नेचर में गैसेस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि इधर स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन अगर हम करें तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन मोल के टर्म्स में तो हमेशा पॉसिबल है। मोल के टर्म्स में स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन हमेशा पॉसिबल है, चाहे रिएक्टेंट्स गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट हो या वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हो या सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हो, ये वाला कंपैरिजन हमेशा पॉसिबल है बेटा। लेकिन ये वॉल्यूम के टर्म्स में जो स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन है और प्रेशर के टर्म्स में जो स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन है, ये तभी पॉसिबल होगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये आप यहां पे मैं लिख देता हूं, नॉट पॉसिबल फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, नॉट पॉसिबल फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जबकि अगर हम ये मोल के टर्म्स में कंपैरिजन की बात करें, ऑलवेज पॉसिबल। ये स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन हमेशा पॉसिबल है, कोई भी टाइप का रिएक्टेंट हो, चाहे वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। इसीलिए मोल जो है एक सुटेबल यूनिट हो जाती है अमाउंट मेजरमेंट के लिए, क्योंकि मोल के टर्म्स में स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन हमेशा पॉसिबल होता है।
अच्छा, एक बात अगर आपसे पूछा जाए, क्या स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन हम मास के टर्म्स में कर सकते हैं? बोलो बेटा, क्या यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन हम मास के टर्म्स में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सही आंसर है ये, स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन हम मास के टर्म्स में नहीं कर सकते। अब देखो क्यों नहीं कर सकते, समझना इस बात को। हम ये नहीं लिख सकते कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम क्लोरीन के 1 ग्राम से कंबाइन करके HCl का 2 ग्राम बनाएगा। हाइड्रोजन का 1 ग्राम क्लोरीन के 1 ग्राम से कंबाइन करके HCl का 2 ग्राम बनाएगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे देखो तो इनिशियल मास फाइनल मास के बराबर है, तो आप बोल रहे हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो हो रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, इसलिए ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जरा एक और एग्जांपल देखना, आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे ये है N2 plus 3H2 gives 2NH3, ये भी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 ग्राम ऑफ अमोनिया? अवनी को बड़ी हो रही है। बेटा माइक किसी स्टूडेंट का अनम्यूट है, उसको म्यूट करो बेटा। हाँ देखो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये केमिकल रिएक्शन है, नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। क्या हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखा 1 है, हाइड्रोजन का 3 है और अमोनिया का 2 है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 ग्राम ऑफ अमोनिया? नहीं लिख सकते। कौन से लॉ का वायलेशन दिख रहा है यहां पे आपको? कौन सा लॉ वायलेट हो रहा है? आप यहां पे कौन से लॉ का वायलेशन देख रहे हो? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन है। देखो जरा, टोटल इनिशियल मास कितना आ रहा है? टोटल इनिशियल मास 1 + 3, 1 ग्राम प्लस 3 ग्राम कितना हो गया? 4 ग्राम। और टोटल फाइनल मास कितना हो गया? 2 ग्राम। तो इनिशियल मास फाइनल मास के बराबर नहीं आ रहा है। दिस इज द वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसीलिए बोलते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन कभी भी मास के टर्म्स में नहीं होगा। स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन हमेशा मोल के टर्म्स में होगा। बट अगर गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट है, अगर गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन हम वॉल्यूम के टर्म्स में भी कर सकते हैं और प्रेशर के टर्म्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये बोलोगे कि भाई वहां तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं फॉलो हो रहा है, बट यहां तो फॉलो हो रहा है, तो फिर यहां होना चाहिए स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन। बट जवाब है नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इस बात को समझो। अगर हम मास के टर्म्स में कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? देखो, मैंने ये बोला कि इसका 1 मोल, इसके 1 मोल से कंबाइन करके इसका 2 मोल बना रहा है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के 1 मोल का मास कितना होता है बेटा? 2 ग्राम। अरे 2 ग्राम हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूलर मास लेंगे इसका। तो 1 मोल हाइड्रोजन का मास, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 2 ग्राम। अगर आएगा ना बोल दियो। अब देखो, ये 1 मोल हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन, तो 1 मोल क्लोरीन का मास कितना होगा? उसका मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 71। तो 71 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन करेगा। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है, मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन 71 ग्राम क्लोरीन के साथ कंबाइन करके 2 मोल HCl का प्रोड्यूस कर रहा है बेटा। तो HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है? तो HCl का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे 35.5, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास है।
और एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, तो +1 35.5 +1 36.5 36.5 एक मोल का मास है, 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो 2 into 36.5 73 ग्राम आएगा। अब आप देख सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। टोटल इनिशियल मास 73 ग्राम, टोटल फाइनल मास 73 ग्राम। ठीक है, तो इसलिए कभी भी हम स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन मास के टर्म्स में नहीं करेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन का मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के टर्म्स में कंपैरिजन। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के टर्म्स में कंपैरिजन कभी भी मास के टर्म्स में नहीं होगा। ये कंपैरिजन हमेशा मोल के टर्म्स में होगा। हाँ, अगर गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट है तो वॉल्यूम के टर्म्स में भी हो सकता है और प्रेशर के टर्म्स में भी हो सकता है। तो अब बताओ बेटा, ये सारी बात समझ में आ गई जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको? हो गया क्लियर ना? ठीक है, तो नोट में एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट नोट में और लिख लो बेटा, लिख लो स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन। स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन इज नेवर पॉसिबल। नोट में लिखो स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन, stoichiometric comparison is never possible in terms of mass. Stoichiometric comparison is never possible in terms of mass. अब देखो, जब हमें स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करना होता है तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हुए हम एक स्टेटमेंट को दिमाग में रखते हैं। इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे हमेशा कैलकुलेशन होता है। इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम जो है वो हमेशा ऐसे ही सॉल्व होती है। अब वो क्या है स्टेटमेंट? बोल रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्शन कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, चाहे वो रिएक्शन कंपोनेंट रिएक्टेंट हो या वो रिएक्शन कंपोनेंट प्रोडक्ट हो, ठीक है, जितने भी रिएक्शन कंपोनेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उनका स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो हमेशा बराबर होता है। आप इस बात को लिखो, लिखो ऑल स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ऑल स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन is based upon, all stoichiometric calculation is based upon, all stoichiometric calculation is based upon the principle that, is based upon the principle that all stoichiometric calculation is based upon the principle that the stoichiometric molar ratio, the stoichiometric molar ratio of all reaction components involved, of all reaction components involved in a chemical reaction, all reaction components involved in a chemical reaction is always constant, is always constant. ठीक है, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं ये स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो क्या होता है। देखो, स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो, stoichiometric molar ratio is equal to stoichiometric molar ratio of a reaction component, a reaction component is equal to number of mole of that reaction, number of mole of that reaction component involved divided by number of mole of that reaction component involved divided by stoichiometric coefficient, stoichiometric
मेट्रिक कोफिशिएंट, stoichiometric coefficient of that reaction component, that reaction component. इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो। तो स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ अ रिएक्शन कंपोनेंट, stoichiometric molar ratio of a reaction component is equal to number of mole of that reaction component involved upon stoichiometric coefficient of that reaction component. For example, जरा देखना, अगर हम एक hypothetical reaction को consider करते हैं, आप लिख सकते हो considering a hypothetical reaction, considering a hypothetical reaction, considering a hypothetical reaction. मान लो ये रिएक्शन है बेटा, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। अब देखो बेटा, यहां पे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, ये क्या है? दे आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D। इसको आप लिख सकते हो where small a, small b, small c, small d, where small a, small b, small c, small d are the stoichiometric coefficients, are the stoichiometric coefficients, are the stoichiometric coefficients of, are the stoichiometric coefficients of reaction component, reaction component capital A, capital B, capital C, capital D respectively. Capital A, capital B, capital C, capital D respectively. ठीक है? तो इसमें कैपिटल A और कैपिटल B क्या है? They are reactants and capital C, capital D are products. ठीक है? Small a is the stoichiometric coefficient of reactant A, small b is the stoichiometric coefficient of reactant B, इसी तरीके से small c is the stoichiometric coefficient of product C and small d is the stoichiometric coefficient of product D. ठीक है? अब देखो, अगर रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, अगर रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन t is equal to 0 पे हमने रिएक्टेंट A का Na मोल कंसिडर किया है, Na मोल ऑफ A और Nb मोल ऑफ B, Na मोल ऑफ A और Nb मोल ऑफ B हमने कंसिडर किया है और रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, रिएक्शन कंप्लीट होती है, रिएक्शन कंप्लीट होती है, ए पूरा डिसअपियर हो जाता है, बी डिसअपियर हो जाता है, सी का अगर NC मोल प्रोड्यूस होता है और डी का ND मोल प्रोड्यूस होता है। ठीक है? तो यहां पे अगर आप देखो तो स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ ए, पहले तो मैं एक एक करके इनका स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो लिख रहा हूं। स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। अभी जो फॉर्मूला बताया था, स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, व्हाट इज टी? अच्छा, टी जो है टाइम है बेटा, टी टाइम है, मतलब टी इज इक्वल टू 0 का मतलब कि एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन एंड टी कंप्लीशन का मतलब when reaction is completed. ठीक है? T stand for time. तो stoichiometric molar ratio of A क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ A
upon stoichiometric coefficient of A. Similarly, stoichiometric molar ratio of B क्या हो जाएगा? NB number of mole of B upon stoichiometric coefficient of B. इसी तरीके से stoichiometric molar ratio of C ये हो जाएगा NC divided by stoichiometric coefficient. और similarly stoichiometric molar ratio of D is equal to ND upon stoichiometric coefficient. यहां पे बोला गया कि जो स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट है. किसी भी रिएक्शन कंपोनेंट का जो स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो है वो कांस्टेंट है. तो हम ये बोल सकते हैं कि therefore Na by A stoichiometric molar ratio of A is equal to Nb by B is equal to Nc by C is equal to Nd by D, and this is equal to constant. लास्ट में मैंने कांस्टेंट लिखा हुआ बेटा, कांस्टेंट. तो बोले कि रिएक्शन में जितने भी रिएक्शन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं उनका स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो हमेशा बराबर होगा. ठीक है, और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी. तो इस कंसेप्ट को यूज करके कैलकुलेशन को परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, कैलकुलेशन इसी कंसेप्ट को यूज करके परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं इसी कंसेप्ट पे बेस्ड. जरा लिखो एक क्वेश्चन लिखो. द मास ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड the mass of magnesium nitride फॉर्मूला है Mg3N2 produced. The mass of magnesium nitride produced if 48 gram of magnesium metal, if 48 gram of magnesium metal is reacted with 34 gram of ammonia gas, according to the following reaction is ये रिएक्शन गिवन है बेटा. 3 मैग्नीशियम प्लस 2 अमोनिया, 3 magnesium plus 2 ammonia gives magnesium nitride plus 3 hydrogen. ये रिएक्शन गिवन है प्रॉब्लम में. अब आपसे बोला जा रहा है कि इसका 48 ग्राम है, मैग्नीशियम का 48 ग्राम गिवन है और अमोनिया का 34 ग्राम. अमोनिया का 34 ग्राम. तो हमें स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन करना है. तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन मास के टर्म्स में तो होता नहीं. स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन मास के टर्म्स में, अच्छा क्वेश्चन रिपीट कर दूं, नोट कर लो. The mass of magnesium nitride produced, if 48 gram of magnesium metal
of magnesium metal is reacted with 34 gram of ammonia gas, 34 gram of ammonia gas according to the following reaction is, according to the following reaction is, ये रिएक्शन गिवन है बेटा, 3 magnesium plus 2 ammonia gives magnesium nitride plus 3 hydrogen। और अब हमें यहाँ पे एनालिसिस करनी है, और जैसा हमें पता है कि स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन कभी मास के टर्म्स में नहीं होता, तो पहला काम हम क्या करेंगे, पहले इनके मोल्स निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 24। एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है बेटा, 24। तो मैग्नीशियम के मोल निकाल लेते हैं। तो मैग्नीशियम का मोल हमने निकाला तो कितना आ गया, 48/24, 2 मोल, 2 मोल आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं अमोनिया के मोल्स। तो अमोनिया के मोल्स क्या हो जाएंगे, 34 डिवाइडेड बाय अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास है 17, इसका भी आ गया 2 मोल। आप जरा देखो स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ मैग्नीशियम, स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ मैग्नीशियम क्या आ गया बेटा, इसका 2 मोल है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो 2/3। स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ मैग्नीशियम कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नीशियम। तो इसका 2 मोल है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 3। तो स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो क्या आ गया, 2/3। और जरा इसका स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो निकालो, तो 2 मोल है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो 2/2। क्या देख रहे हैं बेटा, इन दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो बराबर नहीं है, इनका स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पे रिएक्शन में 100% कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोई ना कोई एक रिएक्टेंट बचा रहेगा, ठीक है, कोई ना कोई एक रिएक्टेंट बचा रहेगा, 100% कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। बेसिकली इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट जो है अभी मैं जस्ट आपको बताऊंगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, क्योंकि मैं जिन केसेस की बात कर रहा हूं, हाँ ये सही बता रहे हो अक्षत, मैग्नीशियम जो है यहाँ पे मैग्नीशियम बचा रहेगा, मैग्नीशियम बचा रहेगा ऐसा बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, मैग्नीशियम नहीं बचा रहेगा, अमोनिया बचा रहेगा, अमोनिया बचा रहेगा। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आपको बात समझ में आएगी। तो अब जरा देखो बेटा, मैं आपको कंसेप्ट क्या बता रहा हूं। बेसिकली ये जो केस हमने कंसीडर किया है, यहां पे आप देख रहे हो रिएक्टेंट्स का जो स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो है वो बराबर नहीं है। तो अगर स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो बराबर नहीं आया, इसका मतलब है कि 100% कंप्लीशन नहीं हो पाएगा, कोई न कोई रिएक्टेंट वहां पे रिएक्शन के एंड में बचा रहेगा। ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए हम लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट अभी मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है। ये एग्जाम्पल इनफैक्ट मैंने अभी सही एग्जाम्पल नहीं लिया है, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज जो है स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो के टर्म्स में है या नहीं है, तो इस वजह से ये एक गलत एग्जाम्पल मैंने कंसिडर कर लिया। फिलहाल यहां से एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे 100% कंप्लीशन नहीं हो पाएगा। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको पहले तो स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो का एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा, फिर अभी लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट भी हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा स्पेस छोड़ करके रखो, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो क्रायोलाइट। क्रायोलाइट ये एल्युमिनियम का ओर होता है, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला है बेटा Na3
Na3Al F6, Na3Al F6, इसको बोलते हैं क्रायोलाइट। देखो क्रायोलाइट इज यूज्ड in the production of aluminium from its ores. In the production of aluminium from its ores, it is made by the following reaction. अब देखो कैसे बनाते हैं क्रायोलाइट को। It is made by the following reaction. ये रिएक्शन गिवन है, 6NaOH plus Al2O3, 6NaOH plus Al2O3 plus 12HF gives 2Na3Al F6 plus 9H2O। अभी आप रिएक्शन की टेंशन मत लेना, कितनी भारी भरकम रिएक्शन जो है कैसे याद होगी, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये गिवन होगा। जहां पे इस रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी प्रॉब्लम में, रिएक्शन गिवन होगी, ठीक है। और अगर थोड़ी बहुत रिएक्शन याद करनी भी होंगी तो वो आपको उसकी जरूरत 12th में पढ़ने वाली है, अभी 11th में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो 6NaOH plus Al2O3 gives plus 12HF gives 2Na3Al F6 plus 9H2O। पहले तो चेक कर लो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, चेक करो बैलेंस्ड है रिएक्शन। सोडियम के 6 एटम रिएक्टेंट साइड में है और सोडियम के 6 एटम प्रोडक्ट साइड में है, ठीक। आप देखो अगर एल्युमिनियम को 2 एल्युमिनियम एटम रिएक्टेंट साइड में, 2 एल्युमिनियम एटम प्रोडक्ट साइड में, फ्लोरीन के एटम इधर 12 फ्लोरीन एटम रिएक्टेंट साइड में, यहां भी 12 फ्लोरीन एटम प्रोडक्ट साइड में, तो हाँ ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। अब जरा आगे नोट करो। कैलकुलेट द मास ऑफ क्रायोलाइट, कैलकुलेट द मास ऑफ क्रायोलाइट, कैलकुलेट द मास ऑफ क्रायोलाइट that can be prepared by the complete reaction of 287 gram of alumina Al2O3 को बोलते हैं 287 ग्राम ऑफ एल्यूमिना। तो बोला जा रहा है कि एल्यूमिना के 287 ग्राम को कंज्यूम करके हम क्रायोलाइट का कितना अमाउंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ क्रायोलाइट प्रोड्यूस्ड, आप फ्लोरीन का बताता हूं। तो क्रायोलाइट का अमाउंट कितना प्रोड्यूस होगा बेटा ये निकालना है, और एल्यूमिना का अमाउंट गिवन है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके मोल्स निकालेंगे, किसके, Al2O3 के मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Al2O3 सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Al2O3, नंबर ऑफ मोल ऑफ Al2O3 टेकन कितना हो जाएगा, Al2O3 का मास डिवाइडेड बाय Al2O3 का मॉलिक्यूलर मास। तो 287 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना है बेटा, 27। तो 27 इंटू 2 54, और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48। 54 प्लस 48 कितना आया, 54 प्लस 48 102। तो 102 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Al2O3 टेकन इज इक्वल टू 287 अपॉन 102 मोल, 287 अपॉन 102 मोल। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ Al2O3 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ Al2O3 1।
देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। नंबर ऑफ मोल ऑफ Al2O3 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Al2O3, ये क्या हो गया बेटा? दिस इज स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ Al2O3। ये स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ Al2O3 आ गया। तो मैंने क्या बताया अभी आपको कॉन्सेप्ट, कि जितने भी रिएक्शन कंपोनेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उनके स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो हमेशा बराबर होंगे, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो। तो स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ Al2O3 इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ क्रायोलाइट। ठीक है, तो क्रायोलाइट का स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ Na3Al(F6) अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Na3Al(F6). ये बात समझ में आ गई सबको? दिस इज स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ एल्यूमिना एंड दिस इज स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ क्रायोलाइट। तो रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो के बराबर होगा। यही स्टेटमेंट मैंने लिखवाया हुआ है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्शन कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं उनके स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो हमेशा बराबर होते हैं। बोलो बेटा, ये सबको समझ में आ गया जो मैंने अभी लिखा हुआ है? सबको ये बात समझ में आ गई? क्योंकि इसके बिना फिर आगे नहीं समझ पाओगे। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो हमेशा बराबर होंगे। इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो अब देखो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिना निकाला हुआ है हमने 287 अपॉन 102 डिवाइडेड बाय 1, तो यही आएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ Al3F6, नंबर ऑफ मोल ऑफ Al3F6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से सॉल्व करके बेटा हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मोल ऑफ Al3F6। क्या लिख रहा हूं मैं? Na3Al(F6), Na3Al(F6), ये क्रायोलाइट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ क्रायोलाइट बाय 2 इज इक्वल टू दिस। तो यहां से आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ क्रायोलाइट, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्रायोलाइट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 287 डिवाइडेड बाय 102 मोल। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा 287 अपॉन 51 मोल। तो हमें मोल नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया इसका मास। तो मास ऑफ क्रायोलाइट प्रोड्यूस्ड, मास ऑफ Na3Al(F6) प्रोड्यूस्ड, तो कितना हो जाएगा? इसका नंबर ऑफ मोल, इसका जितना मोल प्रोड्यूस हुआ मल्टीप्लाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास। तो ये आ गया 287 अपॉन 51 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्रायोलाइट। तो कैसे निकालोगे? सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। तो 23 इंटू 3 कितना आ गया? 69। ठीक है, 69। और एल्युमिनियम का कितना होता है बेटा? 27। तो 69 प्लस 27 कितना हो गया? 69 प्लस 27 96 आ गया, 96। और देखो फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 19, तो 19 इंटू 6 114। तो 96 प्लस 114 कितना आया? 210। तो मल्टीप्लाइड बाय 210 ग्राम। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। वन 1181। सही है। यहाँ पे 1190 गिवन है। आ रहा है क्या 1190? अप्रोक्सीमेशन ज्यादा यूज किया है? वन 1176, फिर तो ज्यादा वेरी कर रहा है भाई आंसर। कैलकुलेटर वाला कौन है?
कैलकुलेटर वाला कौन? नमन, नमन का सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा दिख रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, तो फिर 1182 चलेगा, 1182 ग्राम। चलो एक और क्वेश्चन लिखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया ना बेटा सबको? ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? हाँ ठीक है, एकदम पकड़ के रखो इसको, कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपके ग्रिप में होना चाहिए। लिखो एक और क्वेश्चन, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, potassium nitrate is used as a fertilizer. Potassium nitrate is used as a fertilizer for certain crops, for certain crops. Potassium nitrate is used as a fertilizer for certain crops. It is produced through the following reaction. It is produced through the following reaction. ये रिएक्शन गिवन है, 4 पोटेशियम क्लोराइड प्लस 4 नाइट्रिक एसिड प्लस ऑक्सीजन gives 4 potassium nitrate, 4 potassium nitrate plus 2 Cl2 plus 2 H2O. रिएक्शन की टेंशन नहीं लेनी है, इस रिएक्शन के थ्रू पोटेशियम नाइट्रेट को प्रोड्यूस करते हैं, जो एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। मैं रिपीट कर देता हूं, पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर फॉर सर्टेन क्रॉप्स। इट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द फॉलोइंग रिएक्शन, और ये रिएक्शन गिवन है, 4 KCl plus 4 HNO3 plus O2 gives 4 potassium nitrate plus 2 chlorine plus 2 H2O. आगे लिखो बेटा, calculate the minimum mass, calculate the minimum mass of potassium chloride required, calculate the minimum mass of potassium chloride required to produce 567 gram, 567 gram of potassium nitrate, 567 gram of potassium nitrate. What mass of chlorine, what mass of chlorine will be generated as well? What mass of chlorine will be generated as well? तो क्लोरीन का जो अमाउंट प्रोड्यूस होगा वो भी आपको निकालना है। सॉल्व करो। आंसर आपको तभी लिखना है जब मैं बोलूंगा।
मैं जब बोलूंगा तभी आंसर बताना है। तो कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया? ठीक है। चलो आंसर बताओ। 418.23 एंड 199.29। ठीक है, चेक करता हूं। क्या था एक बार फिर से बताना। 418.23 एंड 199.3। मेरे पास जो आंसर है वो इससे डिफरेंट है, इट में भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो अब सॉल्व करके ही देखते हैं इसको। पोटेशियम नाइट्रेट का 567 ग्राम को प्रोड्यूस करना है, तो इसके 567 ग्राम को प्रोड्यूस करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का कितना अमाउंट चाहिए ये निकालना है बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl कंज्यूम्ड divided by stoichiometric coefficient of KCl is equal to number of mole of potassium nitrate produced upon stoichiometric coefficient of potassium nitrate, and this is equal to number of mole of Cl2 produced upon stoichiometric coefficient of chlorine। ये हम लिख सकते हैं, इन तीनों के स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो बराबर होंगे। अभी आंसर बदल रहा है। हाँ, क्या निकाला है, एक मिनट जरा फिर से चेक कराओ। मेरे पास जो आंसर है उसमें गिवन है KCl का अमाउंट है 347.2875 और क्लोरीन का है 167.7375। तो ये तो अभी भी नहीं दिख रहा है, मुझे चेक करने दो, अभी पता चल जाएगा। हो सकता है आंसर ही गलत है। तो आप देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl बाई 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ KNO3 डिवाइडेड बाई 4। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि KCl का मोल और पोटेशियम नाइट्रेट का मोल बराबर है। आराम से बेटा माइक को अनम्यूट करो, माइक को म्यूट करो, कोई स्टूडेंट का माइक जो है अनम्यूट है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ KNO3 आ गया बेटा। अब देखो पोटेशियम नाइट्रेट का नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, इसका वेट डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो पोटेशियम का एटॉमिक वेट है 39, नाइट्रोजन का 14, 39 प्लस 14 53, 53 प्लस 48, तो 53 प्लस 48 कितना आ गया, 101। तो ये तो आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl। तो अमाउंट ऑफ KCl रिक्वायर्ड, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl। तो KCl का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 39 प्लस 35.5, 39 प्लस 35.5, ये आ गया 74.5, 74.5। अब ये सॉल्व करके देखो कितना आता है।
आंसर वेरीफाई करना है, कैलकुलेटर यूज करो जरा। अच्छा इसमें भी अप्रोक्स 418.23 418.23, तो फिर आंसर गलत है, जो मेरे पास जो आंसर है वो गलत है। तो 418.23 आ गया, ये अमाउंट ऑफ KCl। अब हम निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ क्लोरीन। अमाउंट ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस कैसे निकलेगा जरा देखो। आप अगर इन दोनों को इक्वेट करो, अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हो तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 2/4 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट बाय 2, और पोटेशियम नाइट्रेट का नंबर ऑफ मोल हमने निकाला हुआ है, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 567/202। 567/202, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 567/202 मल्टीप्लाइड बाय 71 ग्राम। ये कितना आया, 199.29। तो सबको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अरे आज उसका रीत तुम्हारा रिस्पांस नहीं आ रहा है, प्रेजेंट नहीं है क्या? एक क्वेश्चन आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए नोट करो, इसको आपको अपने आप से सॉल्व करना है, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा हूं। लिखो, when you see the tip of match fire, when you see the tip of a match fire, the chemical reaction there takes place। जब हम माचिस को जलाते हैं तो उस प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। द केमिकल रिएक्शन देयर टेक्स प्लेस, द केमिकल रिएक्शन देयर टेक्स प्लेस इज, ये रिएक्शन होती है बेटा P4S3 प्लस 8O2, P4S3 plus 8O2 gives P4O10 plus 3SO2, 3SO2, ठीक है। ये रिएक्शन वहां पे होती है। आगे लिखो, what is the minimum amount, what is the minimum amount of P4S3, what is the minimum amount of P4S3 that would have to be burnt, to produce at least 1 gram of P4O10, 1 gram
of P4O10 and at least 1 gram of SO2. दो पार्ट है क्वेश्चन के, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं लास्ट लाइन. What is the minimum amount of P4S3 that would have to be burnt to produce at least 1 gram of P4O10 and at least 1 gram of SO2. तो बोला जा रहा है कि अगर हम P4O10 का कम से कम 1 ग्राम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो P4S3 का कितना मिनिमम अमाउंट चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, और अगर हम SO2 का एटलीस्ट 1 ग्राम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो P4S3 का कितना अमाउंट चाहिए, ये आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब फास्फोरस का एटॉमिक मास आपको पता होगा 31, नहीं पता है तो नोट कर लो. फास्फोरस का 31 और सल्फर का 32. अब आप लिखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टर्म्स यूज्ड इन स्टोइकियोमेट्री. टर्म्स यूज्ड इन स्टोइकियोमेट्री. टर्म्स यूज्ड इन स्टोइकियोमेट्री. इसमें फर्स्ट टर्म लिखो लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट. रिएजेंट का मतलब रिएक्टेंट भी होता है बेटा, रिएक्टेंट को ही रिएजेंट भी बोलते हैं. तो लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसको समटाइम्स की रिएक्टेंट भी बोलते हैं. की रिएक्टेंट. लिमिटिंग रिएजेंट दैट इज की रिएक्टेंट. बेसिकली इसको की रिएक्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक रिएक्शन की है. मींस जैसे अगर की ना हो तो आप जो अपनी कार स्टार्ट नहीं कर सकते, अपनी बाइक को स्टार्ट नहीं कर सकते, उसी तरीके से ये भी एक रिएक्शन की है. जब तक ये की होगी रिएक्शन चलेगी. अगर ये की खत्म हो गई, मतलब की गायब हो गई, तो रिएक्शन आगे नहीं प्रोसीड कर सकती. ठीक है. तो इसीलिए इसको की रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाता है. तो आप पहले इसकी डिफिनीशन लिखो. लिखो डिफिनीशन. इन अ केमिकल रिएक्शन, in a chemical reaction, in a chemical reaction, the reactant, in a chemical reaction, the reactant that would disappear first. In a chemical reaction, the reactant that would disappear first, is called limiting reagent. Is called limiting reagent. तो बोल रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले डिसअपियर हो जाता है, जो सबसे पहले वहां से खत्म हो जाता है, उसी रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं. या इसकी एक और डिफिनीशन है, उस डिफिनीशन को भी लिख लो. और दूसरी डिफिनीशन लिखो. इन अ रिएक्शन, the reactant, in a reaction, the reactant which is present in a reaction, the reactant which is present in smallest, in a reaction, the reactant which is present in smallest stoichiometric molar ratio, in smallest stoichiometric molar ratio is called limiting reagent, is called limiting reagent.
तो बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट सबसे कम स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो में प्रेजेंट है उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो बात आती है कि लिमिटिंग रिएजेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। हाँ, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सेकंड वाली डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं। इन अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट, in a chemical reaction the reactant which is present in a chemical reaction the reactant which is present in smallest stoichiometric molar ratio, in smallest stoichiometric molar ratio is called limiting reagent, is called limiting reagent। तो अब मेरा क्वेश्चन ये था कि किसी भी रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटिंग रिएजेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम एक रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो अभी जैसा मैंने बताया कि जब तक लिमिटिंग रिएजेंट होगा तभी तक रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अगर लिमिटिंग रिएजेंट डिसअपीयर हो गया तो क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड होना बंद हो जाएगी। यानी कि किसी भी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट का अमाउंट आपको डिटरमाइन करना है तो प्रोडक्ट का अमाउंट डिटरमाइन होता है हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे। अभी मैंने जो एक प्रॉब्लम को अधूरा छोड़ा हुआ है वो प्रॉब्लम हम इसीलिए नहीं सॉल्व कर पाए क्योंकि वहां पे लिमिटिंग रिएजेंट की बात देखने को मिलेगी। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंसीडर करें जहां पे रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो बराबर नहीं है, वहां पे हमेशा प्रोडक्ट का अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। आप इस बात को नोट में लिख लो, नोट में लिखो। इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन where the reactants, where the reactants where the stoichiometric molar ratio, where the stoichiometric molar ratio of the reactants, where the stoichiometric molar ratio of the reactants are not equal, where the stoichiometric molar ratio of the reactants are not equal, the amount of product produced, the amount of product produced, the amount of product produced is always determined, is always determined on the basis of, on the basis of stoichiometric molar ratio of the limiting reagent, stoichiometric molar ratio of the limiting reagent। ठीक है, तो अब एक बार बेटा उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन था, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम अभी मैं सॉल्व कराऊंगा अगम, तो उसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन था, आपने लिखा भी है, द मास ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड प्रोड्यूस्ड इफ 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम मेटल is reacted with 34 gram of ammonia gas, 34 gram of ammonia gas according to the following reaction is। तो ये रिएक्शन गिवन थी बेटा, 3 मैग्नीशियम प्लस 2 अमोनिया, 3 मैग्नीशियम प्लस 2 अमोनिया gives मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस 3 हाइड्रोजन। ये रिएक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया कि मैग्नीशियम का 48 ग्राम है और अमोनिया का 34 ग्राम है। मैग्नीशियम का 48 ग्राम है और अमोनिया का 34 ग्राम है। तो मैग्नीशियम के मोल निकालते हैं, तो मैग्नीशियम का मोल आ गया 48/24, 2 मोल आ गया, और अमोनिया का मोल 34/17, ये भी 2 मोल आ गया। अब हम क्या करेंगे,
हम इनके स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो निकालेंगे। तो स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ मैग्नीशियम, स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाई 3, नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाई 3। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम हमने 2 निकाला हुआ है, तो ये 2/3 आ गया। स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ मैग्नीशियम 2/3 आ गया। इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ अमोनिया, स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ अमोनिया। तो ये आ गया 2/2, तो 1 आ गया बेटा। तो स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ अमोनिया 1 आ गया। अब आप देखो, देयरफॉर स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ मैग्नीशियम is less than, stoichiometric molar ratio of magnesium is less than ammonia. मैग्नीशियम का स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो 2/3 आया है और अमोनिया का स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो 1 आया है, तो 2/3 इज लेस देन 1। तो इसका मतलब मैग्नीशियम का स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो का अमोनिया के कंपेयर में। और जरा आप डिफिनीशन पढ़ो लिमिटिंग रिएजेंट की, लिमिटिंग रिएजेंट की डिफिनीशन पढ़ो। सेकंड डिफिनीशन, सेकंड डिफिनीशन क्या लिखवाया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व वो रिएक्टेंट जिसका स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो मिनिमम है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? मैग्नीशियम इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिखो देयरफॉर मैग्नीशियम इज लिमिटिंग रिएजेंट, देयरफॉर मैग्नीशियम इज लिमिटिंग रिएजेंट। अगम क्लियर हुआ बेटा? अगम ठीक है। गुरजस गुरजस ये कॉन्सेप्ट समझ में आया लिमिटिंग रिएजेंट का? ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट उस रिएक्टेंट को बोला जाता है जो मिनिमम स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो में प्रेजेंट होता है। जिसका स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो सबसे कम होगा उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। तो यहां से हमें पता चल गया कि मैग्नीशियम इज लिमिटिंग रिएजेंट। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड प्रोड्यूस पूछा गया है बेटा। इसका अमाउंट आपको निकालना है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप मैग्नीशियम का स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो को मैग्नीशियम नाइट्राइड के स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो के साथ इक्वेट करोगे, क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है और ये प्रोड्यूस हो रहा है। इसके साथ नहीं कंपेयर करोगे क्योंकि ये लास्ट में बचेगा बेटा। अमोनिया का कुछ अमाउंट बचा रह जाएगा, क्योंकि अमोनिया का कुछ अमाउंट बचा रह जाएगा, इसलिए उस अमाउंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा मैग्नीशियम नाइट्राइड के फॉर्मेशन के लिए। मैग्नीशियम नाइट्राइड का जो भी अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है वो तब तक प्रोड्यूस हो रहा है जब तक मैग्नीशियम है। जैसे ही मैग्नीशियम डिसअपियर होगा रिएक्शन आगे प्रोसीड करना बंद हो जाएगी। इसलिए हम इसके स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो को, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट के स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो को प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो के साथ इक्वेट करेंगे। बात समझ में आई या नहीं? ये बात समझ में आई? क्योंकि क्यों लिमिटिंग रिएजेंट के स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यही वजह है कि हमेशा जो स्टोइकियोमेट्रिक
कंपैरिजन ऐसे केसेस में आपको करना है, वो लिमिटिंग रिएजेंट के साथ करना है। तो अब हम बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। नीचे स्पेस नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम divided by stoichiometric coefficient of magnesium is equal to number of mole of magnesium nitride upon stoichiometric coefficient of magnesium nitride, जो कि 1 है। तो यहां से आ गया number of mole of magnesium nitride is equal to number of mole of magnesium divided by 3। तो number of mole of magnesium divided by 3 ये आ गया 2/3। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम नाइट्राइड का 2/3 मोल प्रोड्यूस होगा। तो हमें निकालना है अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड प्रोड्यूस्ड। तो कितना हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल है 2/3, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो 24 into 3 72 तो हो गया मैग्नीशियम का, और 28 हो गया नाइट्रोजन का। तो 72 + 28 कितना हो गया बेटा, 100। ठीक है, तो 2/3 into 100 ग्राम, यानी कि 200/3 ग्राम इज द आंसर। 200/3 ग्राम इज द आंसर। आ गया समझ में सबको बेटा, समझ में आ गया अच्छे से? अब ये भी समझ लेना, ये जो लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट है ना, ये स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। स्कूल एग्जाम में भी इस पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन गिवन है लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। लिखो, सल्फ्यूरिक एसिड, sulfuric acid forms by the following reaction, by the following reaction। sulfuric acid forms by the following reaction। ये रिएक्शन गिवन है, 2SO2 plus O2 plus 2H2O gives 2H2SO4। 2SO2 plus O2 plus 2H2O gives 2H2SO4। आगे लिखो, सपोज 400 ग्राम SO2, 400 ग्राम SO2, 175 ग्राम O2, 175 ग्राम O2 and 125 ग्राम water, 125 ग्राम water are mixed and the reaction proceeds, until one of the reactants is used up। तो बोला रिएक्शन तब तक चलेगी जब तक कि कोई एक रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं हो जाता। आगे लिखो, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तीनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा पार्ट है, what mass of H2SO4 is produced, what mass of H2SO4 is produced। और तीसरा पार्ट है क्वेश्चन का, what masses of the other reactants are remaining, what masses of the other reactants are remaining। ठीक है, तो बाकी रिएक्टेंट्स के कितने मास बचा होगा, कितने मास बचे होंगे, ये आपको निकालना है।
तो मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के फॉर्म में दे दूं, कंप्लीट कर लो, कल आंसर बताते हैं इसका। बोलो बच्चों, ठीक है? चलो फिर आप इसको सॉल्व करना, मैं इस क्वेश्चन का आंसर कल के क्लास में बताऊंगा। ओके।